Hey everyone, welcome back to Achieve India. I hope you guys are good. So friends, आज की हम वीडियो में करने वाले हैं जो हम हिंदी ग्रामर का टॉपिक कर रहे थे, जिसमें हम हिंदी पेडागोजी का इम्पोर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं, जिसमें एक क्लासेस हम कर चुके हैं। जो भी स्टेट के एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट हैं वो क्लास 1 को ज़रूर से ज़रूर देखें, क्योंकि उससे आप क्लास टॉपिक से 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। और जो है इस क्लास को कंप्लीट करना फ्रेंड्स, जिसमें हम इसके चारों स्किल करेंगे, जो आपके LS RW जो इसके 4 स्किल होती है वो इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में इनसे डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है। उससे पहले हम कर लेते हैं भाषा शिक्षण के जो सिद्धांत है, एग्ज़ाम में इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, आई वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सबसे पहले जो भाषा शिक्षण का सिद्धांत होता है, उसमें अनुबंध के सिद्धांत या फिर साहचर्य, जिसको एसोसिएशन कहता है, साहचर्य यानी कि कोई भी दो चीज़ें, जैसे एक बच्चा एक समाज है, इनके बीच संबंध यानी कि इन दो के बीच जो रिलेशन होता है, संबंध होता है, वो साहचर्य यानी कि कनेक्शन को स्थापित करना। जैसे बच्चे की भूख का भोजन के साथ जो साहचर्य स्थापित होता है वो क्या होता है, एसोसिएशन यानी इनके बीच में एक रिलेशन स्थापित करना साहचर्य अनुबंधन कहलाता है। सहसंवस्था में बच्चे किसी शब्द की पहचान, किसी वस्तु या व्यक्ति की जो के बीच संबंध स्थापित करके जो है वो चीज़ों को सीखते हैं। यानी कि जो मूर्त जो चीज़ें बच्चों के सामने मौजूद होती हैं, उन्हीं चीज़ों को बच्चे जो है वो पहले सीखते हैं। जीन पैजे की जो थ्योरी है, जिसमें मूर्त आप लोगों की कौन सी स्टेज में सीखता बच्चा, 3rd स्टेज के अंदर। तो उन्होंने अपनी इस थ्योरी में 4 स्टेज दी है। पहले बच्चा सेंसरी मोटर यानी कि इंद्रियों की ही सहायता से सीखता है, और जो है फिर बच्चा क्या है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फिर है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो तीसरी जो स्टेज है उसमें बच्चा यानी कि 7 से 12 साल का जो बच्चा होता है वो क्या करता है, आप लोगों का फॉर्मल यानी कि 11 साल से ऊपर के बच्चे किसमें आ जाएंगे, अमूर्त चीज़ें सीखेंगे। लेकिन 7 से 11 साल की जो एज होती है, इसमें बच्चे मूर्त रूप से यानी कि ठोस प्रत्यक्ष जो चीज़ें बच्चे के सामने मौजूद होती है, उन चीज़ों के बारे में सीखते हैं। जैसे हमने बच्चे को पानी के बारे में समझाना कि पानी क्या होता है, तो उस वे में हमें पानी का जो गिलास है या जो किसी चीज़ में हमें पानी को बच्चे को प्रत्यक्ष में वो दिखाना पड़ता है, यानी कि वो पानी और उस चीज़ के बीच शब्द के बीच साहचर्य को स्थापित कर सके। तो इसी तरीके से बच्चे जो है वो भाषा को क्या करते हैं, सीखते हैं। नेक्स्ट है अनुकरण का सिद्धांत। आपको पता है फ्रेंड्स, बच्चा जब समाज में आता है, यानी कि जब वो अपनी फैमिली में अपनी माँ से जो है वो चीज़ों को सीखता है, फिर अपनी फैमिली से, फिर अपने आस पड़ोस से चीज़ों को सीखता है, यानी कि अनुकरण अपने फैमिली मेम्बर्स को या फिर अदर जो सोसाइटी में मेम्बर्स हैं, या फिर अदर जो समाज में, सोसाइटी में, फैमिली में, रिलेशन में रिलेटिव जो है, उनको अनुकरण करके सीखता है। यानी कि जैसे जैसे वो करते हैं उनकी क्या करता है, बच्चा नकल करता है। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे, जब हम उनको बोलते हैं दादाजी कैसे चलते हैं, तो वो ऐसे चल के दिखाते हैं। हम बोलते हैं माँ जी कैसे बोलते हैं, तो वो ऐसे बोल के दिखाते हैं। तो वो क्या करें, उस टाइम पर बच्चा पूरा कॉन्शियस होकर क्या करता है, इमिटेशन करता है, नकल करता है, और वो नकल के थ्रू क्या करता है, भाषा को सीखता है। इस सिद्धांत का जो आरंभिक जो शिक्षा है वो बच्चा किस तरीके से सीखता है, अनुकरण करके सीखता है। इसके अंतर्गत उसका परिवार समाज अनुकरण करता है, और उसके जो भाषा होती है, जो भाषा के गुण हैं, दोष हैं, वो सारी चीज़ें उसके परिवार पे निर्भर करती है कि बच्चा जो है वो किस तरीके की लैंग्वेज को जो है वो सीख रहा है। तो यानी कि इस अवस्था में बच्चा नकल करके सीखता है। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा व रुचि का सिद्धांत। तो अभिप्रेरणा और रुचि बस जिसमें बच्चे को पहली बात तो बच्चा वही चीज़ें सीखेगा जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट होता है। फिर बच्चे को आज एनसीएफ के प्रिंसिपल में बोला गया है कि बच्चे के जो है वो बाल केंद्रित यानी कि स्टूडेंट चाइल्ड सेंटर जो एजुकेशन है वो देना नहीं चाहिए, ताकि बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो जागे और चीज़ें कोई बच्चा आसानी से सीखे। तो भाषा सीखने में जिस बच्चे की जिस भाषा को सीखने में इंटरेस्ट होगा, रुचि होगी, बच्चा उसी भाषा को जो सीखेगा। नेक्स्ट है
जितना बच्चे को रीइंफोर्समेंट मिलेगा, यानी कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, दो तरीके के रीइंफोर्समेंट होते हैं और इस बात पर निर्भर करते हैं कि हम उस कार्य में कितनी रुचि लेते हैं और बालक के प्रति जो उत्साह है, इंटरेस्ट है, वो क्या करता है, भाषा को सिखाने में इम्पोर्टेंट रोल करता है, प्ले करता है। नेक्स्ट पुनर्बलन, जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है वो बच्चे को उसी क्रिया को बार बार करने की जो है वो क्या करता है, उत्साहित करता है। तो जो क्या करना है, जो भाषा बच्चे ने चयन की है, जिस बच्चा का जिस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है, रुचि के अनुसार बच्चे को जो है वो भाषा लैंग्वेज जो है वो भाषा है या फिर कोई भी अदर जो लैंग्वेज है वो क्या करनी चाहिए, सिखानी चाहिए, ताकि बच्चा सदा उसको सीखते रहे और उसको जो है वो मोटिवेशन मिलता रहे, वो कभी उससे बोर ना हो। नेक्स्ट है क्रियाशीलता का सिद्धांत, यानी कि करके सीखने। जितना हम किसी काम को एक्शन में लाते हैं, अपने हाथों से करते हैं, बाय हैंड जो काम कोई करते हैं, तो वो काम जो है वो काफ़ी टाइम तक हम चीज़ों जो है वो चीज़ें याद रखते हैं। तो बच्चा का करके सीखने पर जो है वो क्रिया आधारित जो काम को है वो जिसमें बच्चा शब्द है क्या करना चाहिए, सेल्फ एफर्ट डाले, तो वो चीज़ें बच्चा जो है वो ज़्यादा चीज़ों को जो है लॉन्ग टाइम तक चीज़ों को समझता है और याद रख पाता है। इसलिए बच्चे को करके सीखने पर जो है पर्याप्त अवसर जो है वो देनी चाहिए। क्रियाशीलता का सिद्धांत जो है ये कहता है। नेक्स्ट है अभ्यास का नियम, जो चीज़ें बच्चे को जितनी सीखी है, एक बार हमने कोई चीज़ सीखी और उसको छोड़ दिया तो उसके बाद थोड़े टाइम के बाद हम क्या कर जाते, भूल जाते हैं। जैसे कि अल्फ़ाबेट है, अब कुछ जो आप BA BSc MSc की डिग्री ले रखे हैं, उनको अगर आप जो है वो अल्फ़ाबेट्स हैं वो भी नहीं याद होती, क्योंकि वो भूल जाते हैं, तो अभ्यास नहीं हुआ उन चीज़ों का। इसीलिए हम जो चीज़ सीखते हैं वो हमने अपने बिहेव में वो चीज़ें लाने के लिए उसका जो है अभ्यास, प्रैक्टिस करनी चाहिए, अधिक से अधिक अवसर मिलने चाहिए, ताकि उसका हम जो है वो यूज कर सकें। और जितना जो उस भाषा का यूज़ करेंगे उतना जो जल्दी वो चीज़ें क्या होंगी, हमें याद रहती चली जाएंगी। तो यानी कि अभ्यास करना चाहिए, जो चीज़ हम बच्चे को सिखाते हैं वो क्या करनी चाहिए, उसको उसके यूज के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिलने चाहिए। आवृत्ति का सिद्धांत, आवृत्ति क्या होती है, भाषा सीखने में आवृत्ति का बहुत महत्व होता है, क्योंकि सीखी हुई बात को जितना अधिक दोहराया जाएगा, उसको रिपीट किया जाएगा, उतनी अधिक देर तक जो है वो क्या कहेगी, याद रहेगी। इसीलिए जब हम बच्चे को भाषा शिक्षण करते हैं तो पुनरावृत्ति पर जो है वो विशेष ध्यान देते हैं, कि हम बच्चे को बोलते हैं ना, कल जो है फिर से आप जो है यही काम करना, कल फिर से आपसे अल्फ़ाबेट सुने जाएंगे, यानी कि जितनी उनकी जो है वो आवृत्ति होगी, पुनरावृत्ति होगी, वो चीज़ें बच्चे को उतनी ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगी। नेक्स्ट है अनुपात और क्रम, जो सीक्वेंस जो होती है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। सीक्वेंस में आपके भाषा के जो 4 स्किल हैं, कौशल है, पहले S है, फिर पहले L है, फिर S है, सॉरी मैं दोबारा लिख देती हूँ, आप कन्फ्यूजन, L है, S है, R है, W है। सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, लिसनिंग करता है, क्या करता है, सुनना स्टार्ट करता है। उसके बाद क्या करता है, बच्चा बोलना स्टार्ट करता है। उसके बाद जो रीडिंग करता है और उसके बाद बच्चा जो आखिर में लिखना स्टार्ट करता है। लेकिन मारिया मोंटेसरी के अकॉर्डिंग जो है वो जो मूर्ख यानी कि कम IQ के जो बच्चे होते हैं, तो ये आपका जो 4 जो स्किल है, इसकी सीक्वेंस है वो LSWR हो जाएगी, यानी कि पहला बच्चा लिखेगा और फिर जो बच्चा पढ़ेगा। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। एक और होता है आपका सीक्वेंस है LSR और W, जो ये सीक्वेंस होती है फ्रेंड्स, जो लिसनिंग हम क्या करते हैं, दूसरों से सुनते हैं, और जो है वो रीडिंग क्या करते हैं, हम ग्रहण करते हैं। रीडिंग क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं, तो दूसरों का ग्रहण करते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, रिसेप्टिव स्किल, यानी कि ग्रहतात्मक जो कौशल होते हैं। और स्पीकिंग और राइटिंग ये क्या होते हैं, अभिव्यंजनात्मक कौशल, जो प्रोडक्टिव जो कौशल जिसको कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में से क्वेश्चन बना हुआ था, आपको याद रखना है। और ये चारों सीक्वेंस एक ही फ्लो में जो है वो चलती हैं। भाषा के कार्य और उसके विकास में बोलने और सुनने की क्या इंपॉर्टेंस है। अब हम जो है वो स्किल करेंगे, चारों स्किल से डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है। तो फ्रेंड्स, अभिव्यक्ति का साधन है, एक जो लैंग्वेज है वो हमारी क्या है, अभिव्यक्ति का जो साधन है, जिसके द्वारा हम जो अपनी भावनाएं हैं, अपनी फीलिंग है, अपनी एक्सप्रेशन के थ्रू जो है अपनी बात को कहते हैं। तो भाषा क्या है, एक अभिव्यक्ति का साधन है, सामाजिक संबंध स्थापित करने में सहायक है। भाषा के द्वारा क्या होती है, हमारे समाज के साथ जो वो रिलेशन स्थापित होती है, समाज से कम्युनिकेशन करने के लिए इम्पोर्टेंट टूल है एक लैंग्वेज। नेक्स्ट है भाषा, जो मानव विकास का क्या है, मूल आधार है।
जितनी भी जो भाषा की इनमें अंदर इतनी पावर है कि जितनी भी एक ह्यूमन जो प्रगति कर रहा है, अगर वो अपने विचार और अपनी फीलिंग दूसरों के सामने, समाज के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा तो वो जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर पाता। तो भाषा के अभाव में मनुष्य विचार नहीं रख सकता, और विचार के अभाव में वह अपने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में क्या नहीं कर सकता, प्रगति नहीं कर सकता। तो मानव की प्रगति में भाषा का जो है वो इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। नेक्स्ट है ज्ञान की प्राप्ति में सहायक है और नए ज्ञान की प्राप्ति में सहायक है। नेक्स्ट है जितना भी हम जब ज्ञान प्राप्त करते हैं, जितनी भी जो है वो नॉलेज हम गेन करते हैं, वो किस वजह से करते हैं, क्योंकि हमारे पास एक अच्छी भाषा है जिससे हम अपने सभ्य विचार और सभ्य संस्कृति को क्या करते हैं, सीखते हैं, और नए नए ज्ञान को जो वो सीखते चले जाते हैं। शिक्षा प्राप्ति में सहायक है। शिक्षा प्राप्त करने में भाषा की जो सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका होती है, तो भाषा जो वो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मानव सभ्यता और संस्कृति की जो पहचान है, हम किस तरीके की बोली है, किस तरीके का हमारा कल्चर है, ये हम किसके थ्रू जो है वो रिप्रेजेंट कर पाते हैं। एक अच्छी भाषा की वजह से जो है ये रिप्रेजेंट कर पाती है। नेक्स्ट है भाषा विकास में सुनने की जो है वो भूमिका क्या होती है, यानी कि जो आपका लिसनिंग जो स्किल है उसमें सीखने की जो भूमिका है वो क्या है। बच्चा अपने परिवार व समाज को बोलते हुए सुनता है, यानी कि उनका अनुकरण करता है, नकल करता है, और बोलने की जो है वो कोशिश करता है। तो जब अब सुनेगा ही नहीं तो बच्चा जो है वो अनुकरण नहीं करेगा, और वो भाषा को जो है वो सीख नहीं पाएगा। सुनने के माध्यम से बच्चे शुद्ध उच्चारण करने का कौशल का विकास होता है, और सुनने के माध्यम से बच्चा बोलने वाली उच्चारण जो संबंधियाँ जो गलतियाँ हैं उनको क्या करता है, उसका पता चल जाता है। नेक्स्ट है सुनने के माध्यम से एक बालक के शब्द भंडार में विकास में भी वृद्धि होती है, और सुनना जो है वो ध्वनि का जो विभेदीकरण है, स्टैंडर्डाइजेशन जो है उसका सबसे अच्छा माध्यम है, यानी कि कहाँ उसको जो है वो राइजिंग फ्लो का जो है वो ज्ञान हो जाता है, उतार चढ़ाव अच्छे से, एक सभ्य भाषा बोलना, अक्षरों की वर्णों की पहचान होना, लय सुर ताल का जो वो ज्ञान होना। तो भाषा का सुनने से जो है वो एक अच्छी भाषा का जो ज्ञान होता है। सुनने के माध्यम से बच्चा दूसरे की भावना और विचारों को जान पाता है, और सुनना एक भाषा कौशल के विकास में भी बहुत सहायक है। इसे जैसे वाचन कौशल या लेखन कौशल के विकास में सहायक करता है। अगर पूछा जाए कि वाचन कौशल लेखन कौशल का आधार क्या है, तो वो क्या है, लिसनिंग जो स्किल है वो इनका जो है वो आधार है। भाषा विकास में बोलने की भूमिका, अब हम करेंगे वाचन कौशल। बोलने की भूमिका में, यानी कि बोलना है जो एक लैंग्वेज सीखने में किस तरीके से इम्पोर्टेंट है। तो बोलकर हम अपनी भावना या विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, क्योंकि अपने जो भी थिंकिंग हम रखते हैं, जो भी ज्ञान हम रखते हैं, वो किस तरह के थ्रू बाहर निकालते हैं, तो अभिव्यक्ति करते हैं भाषा के थ्रू। बोलने से ही बच्चा क्या करता है, शुद्ध उच्चारण सीखता है, यानी कि अगर कोई बच्चा बोलेगा ही नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा भाई इसको कितनी नॉलेज है, अच्छी नॉलेज है, बुरी है, किसको कितना पता है। तो भाषा जो है वो शुद्ध उच्चारण करने में जो है वो, और अपने जो ज्ञान है उसको एक्सप्रेस करने में जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बोलकर ही बच्चा कुशलता भाषा प्रवाह को प्राप्त करता है। एक अच्छी फ्लुएंसी जो है वो भाषा के अंदर तभी आएगी जब बच्चा जो है वो बोलेगा। बातचीत के माध्यम से सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है। जब हम बोलते हैं, समाज के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तभी जो हमारी क्या होती है, समाज के साथ अच्छे रिलेशन स्थापित होते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टार लगा लो, डेफिनेटली हिंदी पेडागोजी से यहाँ से जो क्वेश्चन मिलेगा कि भाषा अधिगम में व्याकरण की क्या भूमिका है। तो विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण की जो शिक्षा है वो कहाँ से प्राप्त होती है, तो विद्यार्थियों को भाषा की शुद्धता को समझने की शक्ति का जो विकास होता है व्याकरण के थ्रू, कि हमें पता चलता है कि कहाँ हमें स्पेलिंग मिस्टेक है, कहाँ हमने जो सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट ऑब्जेक्ट है, इन सब चीज़ों का पता चलता है। तो भाषा की जो अशुद्धता का पता हमें किसके थ्रू लगता है, व्याकरण के थ्रू। तो वोकैब का और जो है वो ग्रामर का जो ज्ञान होना वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। छात्रों को वाक्य रचना के नियम व विचार चिन्हों का शुद्धता का ज्ञान है वो व्याकरण के थ्रू पता चलता है। अधिगम में व्याकरण की भूमिका में बच्चों को चारों कौशलों का जो वो विकास होता है वो किसके थ्रू होता है, व्याकरण के थ्रू। भाषा का शुद्ध प्रयोग करने व भाषा में दक्षता प्राप्त करने में व्याकरण की मुख्य भूमिका निभाती है, और विद्यार्थियों को विभिन्न ध्वनियों का जो वो ज्ञान होता है। एक बच्चे को भाषा संबंधी अभिव्यक्तियों का विकास करने में भी सहायक है। और नेक्स्ट है जो लेखन शैली है, जिसमें आपको मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग करने का शिक्षण देखने को देखकर उनके लेखन कौशल का जो विकास है उसके अंदर क्या करती है, सहायक होती है।
नेक्स्ट है व्याकरण में छात्रों की विभिन्न जो नए नए शब्दों की समझ जो होती है वो विकसित हो जाती है, क्योंकि नई नई वकैब जो हमारे अंदर ऐड होती है व्याकरण के थ्रू। एक छात्र को गद्य और पद्य यानी कि जो आपको प्रोज और पोएम के अंदर क्या डिफरेंस होता है, क्या उसकी लय और ताल होती हैं, उसका जो है वो पता चलता है। व्याकरण छात्रों के लेखन में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लय, प्रत्यय जो सक्षम होती हैं उनके लेखन कौशल में भी जो है व्याकरण का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है। जो लोकोक्ति जो मुहावरे हैं उनका अर्थ निकालने के जो योग्य हमें कौन बनाता है, तो व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी है। इससे आप जो है वो अपने वाचन कौशल और लेखन कौशल को जो है अच्छे से क्या कर सकते हैं, अच्छे से इन चीज़ों का जो ज्ञान होकर एक अच्छी लैंग्वेज को जो है वो सीख सकती है। नेक्स्ट है व्याकरण की जो शिक्षण की जो विधियाँ हैं, यानी कि व्याकरण आप किस तरीके से सीख सकते हैं। तो आगमन जो विधि है जिसमें आपको पहले उदाहरण होते हैं और उसके बाद जो है आपको नियम सीखने होते हैं, क्या होते हैं। तो ये जो विधि है ये व्याकरण सिखाने की बेस्ट मेथड है, और ये विधि क्या होती है, छात्र केंद्रित पद्धति है, और इसमें बच्चा क्या करता है, करके सीखने पर जो है वो जोर देता है। ये मनोवैज्ञानिक तरीका है चीज़ों को सीखने का। इसमें इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कुछ शिक्षण सूत्रों का पालन किया जाता है। जैसे पहले हम बच्चे को वो चीज़ें बताएंगे जो बच्चा जानता है, ज्ञात से ये क्या जाती है, अज्ञात की तरफ जाती है, यानी कि जो बच्चा जानता है और उससे अननोन चीज़ों की तरफ जाती है। फिर पहले सरल से चीज़ें सिखाएंगे, फिर उसके बाद जो है वो कठिन मुश्किल चीज़ें सिखाएंगे। पहले मूर्त जो चीज़ें बच्चों के सामने मौजूद हैं समाज में वो चीज़ें सिखाएंगे, फिर अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जो है वो जाएंगे। लेकिन पहले इम्पोर्टेंट है ये, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते, पहले वो स्थूल चीज़ें जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो सिखाएंगे, फिर उसके बाद सूक्ष्म चीज़ें सिखाएंगे, और सामान्य से विशिष्ट की ओर ये विधि चलती है। वहीं जो है वो आप लोगों को आगमन विधि जो है वो काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ लेते हैं निगमन विधि। इस पद्धति में विद्यार्थियों को पहले क्या सिखाया जाती है, पहले एग्जाम्पल नहीं सिखाई जाती, पहले रूल सिखाए जाते हैं, उसके बिल्कुल अपोजिट है, और फिर उसके बाद एग्जाम्पल सिखाए जाते हैं। तो ये विधि कौन सी होती है, टीचर सेंटर्ड। क्या होती है, टीचर सेंटर्ड। इसमें शिक्षक जो है वो पहले नियमों को जो है वो रटवाता है बच्चे को। इस विधि में शिक्षण सूत्रों का पालन, पहले चीज़ें वो सिखाई जाएंगी जिसका पता नहीं होता, यानी कि अज्ञात से ज्ञात की तरफ जाया जाता है, अमूर्त से मूर्त की तरफ, और सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाया जाता है, नियम से उदाहरण की ओर जो है वो इस विधि के अंदर जाया जाता है। तो अच्छे से आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है व्याकरण सीखने की अनुकरण विधि, यानी कि अनुकरण करके नकल करके भी बच्चा जो है वो व्याकरण को सीखता है। बालक पहले अपने शिक्षक का अनुकरण करता है, करके लिखना पढ़ना व नवीन रचनाएं करता है। इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के उच्च सुनकर वाचन करना सीखता है। पहले शिक्षक बोलता फिर अनुकरण करता है, और इस तरीके से बच्चा व्याकरण को सीखता है। नेक्स्ट है व्याख्यान विधि। ये छोटे बच्चों के लिए जो है ये विधि इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बड़े बच्चों के लिए ये विधि इम्पोर्टेंट है। व्याख्यान विधि किसी तथ्य विषय की जो वो व्याख्या करता है। व्याख्यान विधि शिक्षण की प्राचीनतम विधि है, और इस विधि में शिक्षक की भूमिका जो वो महत्वपूर्ण होती है, इसलिए यह विधि शिक्षक केंद्रित जो है वो टीचर सेंटर्ड इस विधि को माना जाता है। नेक्स्ट है भाषा सह संग सर्व विधि जो है यह व्याकरण की शिक्षण विधि है, और इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान करवाया जाता है। आपको याद रखना फ्रेंड्स कि एक जो हम सप्रसंग व्याख्या करते हैं उस तरीके से जो है इनको प्राथमिक कक्षा है तो यह विधि काम में ली जाती है, और इस विधि को सहसंग विधि व्याकरण सिखाने की विधि है, और छात्रों को अच्छे लेखन की पुस्तकों के माध्यम से जो है वो क्या करता है, व्याकरण का जो वो ज्ञान करवाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेगा कि जो मल्टी लैंग्वेजलिज्म जो है, बहुभाषिकता जो होती है वो एक एसेट होता है, एक संसाधन है, एक इम्पोर्टेंट टूल के रूप में हम इसको काम में लेते हैं। तो बहुभाषिकता कक्षा विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि करती है, और जो है वो बच्चा एक क्लासरूम में बहुत सारी भाषाएं जो है वो सीखने के योग्य हो जाता है। अपनी मातृभाषा में सहज रूप से अपने जो विचार है उनको व्यक्त करता है, जिससे मौखिक कौशल जो है वो क्या होता है, डेवलप हो जाता है। बहुभाषिकता का गुण में रचनात्मकता का विकास होता है, बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी आती है, अलग अलग लैंग्वेज जो वो सीखता है, समझता है, और उसके जो गुण हैं दोष उन चीज़ों को समझता है। कक्षा में विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करना, सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम में विभिन्न भाषाओं के प्रयोग पर एक छात्र दूसरे भाषा की समझने की जो वो अवसर मिलते हैं, यानी कि भारत में भी सांस्कृतिक विविधताओं वाला देश, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग कल्चर के
अलग अलग भाषा बोली जाने वाले जो क्षेत्र के बच्चे हैं जो एक कक्षा में आते हैं, और उन सबको एक ही क्लासरूम में बच्चों को एक अच्छा अवसर मिल जाता है, वो अलग अलग भाषाओं को सीख सके। अपनी मातृभाषा का सम्मान करने के साथ साथ दूसरों की भाषा व संस्कृतियों का भी जो है वो बच्चे को सम्मान करना जो है वो सिखाते हैं। नेक्स्ट है बहुभाषिकता, जो संज्ञानात्मक वृद्धि, सामाजिक सहिष्णुता और विचार, क्रिटिकल थिंकिंग और मेंटल जो एबिलिटी है बच्चे की उस स्तर को बढ़ाती है, और इसलिए भाषा को विद्यालय में एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। आप इसको जो है वो स्टार लगा के याद कर लो। ये जो पूरी लाइन है यहाँ से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन है जो वो देखने को मिलेगा। अलग अलग जो पृष्ठभूमि के होने के कारण बच्चे उनके साथ उच्चारण में जो है वो भिन्नता पाई जाती है, लेकिन अलग अलग पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को जो पीछे नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि बच्चों की भाषा की जो विविधता वो एक संसाधन के रूप में प्रयोग की जाती है, न कि एक नकारात्मक मानकर उसको जो है वो अलग नहीं करना चाहिए, एक चुनौती के रूप में वो होती है। इस बात के प्रमाण भी मिले हैं कि द्विभाषी बच्चों की वैचारिक क्षमता व अन्य बच्चों की तुलना से क्या हो जाती है, अच्छी हो जाती है, यानी कि दो भाषाओं का ज्ञान जो वो बच्चे को अच्छा बनाता है। नेक्स्ट है कि एक चुनौती, अगर कक्षा कक्ष में बहुभाषिकता एक चुनौती के रूप में है तो उसको किस तरीके से जो है वो हैंडल किया जा सकता है। बच्चों पर क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव है वो डेफिनेटली देखने को मिलेगा कि भारत एक बहुभाषी देश, विभिन्न क्षेत्रों की अपनी भाषाएं हैं। क्षेत्रीय भाषाओं का छात्रों पर प्रभाव पड़ता है जो शिक्षण प्रक्रिया में एक चुनौती के रूप में आता है, क्योंकि अलग अलग जो क्षेत्र हैं, अलग अलग एरिया से बच्चे आएंगे तो अलग अलग भाषा का प्रभाव देखने को मिलेगा। कभी जो है वो एक दूसरे बच्चे को समझने में या फिर टीचर को भी समझने में क्या आती है, एक दिक्कत आती है। तो नेक्स्ट है छात्रों में भाषाई कौशल विकसित करना एक चुनौती का रूप में एक चैलेंजिंग जो है वो हो जाता है। भाषाई विविधता के कारण छात्रों को भाषा कौशल के विकास में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव का भाषाई कौशल पर भी जो वो प्रभाव पड़ता है। तो क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव एक चैलेंज हो जाता है। एक ज्ञान भाषा के प्रॉपर नॉलेज देने के लिए शिक्षक के लिए बहुभाषा एक चुनौती है। यदि एक शिक्षक को अपने क्षेत्र से दूर अन्य किसी क्षेत्र में पढ़ाने के लिए अगर जाना पड़ जाता है तो शिक्षक वह भाषा नहीं जानते तो जो उस क्षेत्र में बोली जाती है, तो उस शिक्षक के लिए एक काफ़ी बहुभाषिकता एक चैलेंजिंग जो है वो फेज बन जाती है। भाषा के प्रति बच्चों की रुचि और योग्यताओं का जो अभाव है वह एक शिक्षण की समस्या के रूप में जो है वह छात्रों के प्रति रुचि और प्रवृत्ति की जो अंदर क्या कर देता है, कमी कर देता है, जिससे भाषा शिक्षण का कार्य जो है वो अधिक चुनौतीपूर्ण क्या हो जाता है और अधिक भीड़ भाड़ वाली कक्षाएं हो जाती हैं। तो आमतौर पर शिक्षक को भाषा के प्रभावी ढंग से पढ़ाने की क्षमताओं को कम कर देती हैं और शिक्षार्थियों को भाषा शिक्षण को जो है वो प्रभावित करती है, उनके इंटरेस्ट को जो है वो ख़त्म कर देती है, क्योंकि पर्टिकुलर एक बच्चे पर ध्यान जो है वो नहीं दे पाएगा शिक्षक। अध्ययन सामग्री की कमी हो जाएगी, क्योंकि अगर एक कक्षा में ज़्यादा स्टूडेंट हो जाएंगे, अलग अलग भाषा बोलने वाले हो जाएंगे, तो एक एक पर्टिकुलर बच्चे को शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाने में जो है वो क्या हो जाएगी, समस्या हो जाएगी एक टीचर के लिए। तो फ्रेंड्स ये थी आपको हिंदी पेडागोजी की क्लासेस। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। पेड क्लासेस में जो नोट्स आपको मिलते हैं, पेड बैच में जो नोट्स मिलते हैं वो आपको क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जा रही हैं। तो उसके लिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली बैच स्टार्ट की क्लासेस के लिए आपको फ्री वो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, जो बैच जैसी क्लासेस आपको फ्री में अवेलेबल हो रही। तो उसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें। बाय एवरीवन, कीप वॉचिंग, थैंक यू।